नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस प्रकार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट हो रहे हैं नानक क्लासेज ऐप के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप में फ्री दिया जा रहा है। यूट्यूब पे आपको फ्री दिया जा रहा है। तो अभी जो 17 फरवरी को जो टेस्ट हुआ था 5 नंबर टेस्ट, उसका आज वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध है। तो टोटल पर्सन आते हैं आपके 75% और 150 अंक के हैं। 75% 150 यानी प्रति पर्सन 2 अंक का है। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर और पूरे सिलेबस के आधार पर आपको ये टेस्ट दिया जाता है। सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें और ये टेस्ट सीरीज ले लें। इसमें आपको करंट अफेयर्स फ्री मिलता है। करंट अफेयर्स फ्री मिलता है और इसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको जो टेस्ट मिलता है वो दोनों माध्यम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। आप ऑफलाइन प्रिंट निकाल के भी इसका टेस्ट दे सकते हो, वो भी सुविधा इसके अंदर है। ऑनलाइन भी दे सकते हो, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है। तो आप निरंतर मेहनत करें और बार बार अभ्यास करोगे तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर बड़ा आसानी से आप पास कर पाओगे। बस ये आपके विवेक पे, आपकी मेहनत पे, आपके बार बार अभ्यास करने पे है। तो करें स्टार्ट। 5 नंबर टेस्ट 75% 150 अंक के। पहला प्रश्न देखो, शुरुआती जो हम प्रश्न डाल रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री के। और इंडियन हिस्ट्री में आपका टॉपिक था सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ, महात्मा गांधी, दो तीन सुभाष चंद्र बोस, इन दो तीनों को लिया था क्योंकि जो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो प्रश्न बड़े बड़े आएंगे आपके एग्जाम में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, गांधी जी ने 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। गांधी जी के द्वारा 1915 में, याद होगा वो दिन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को, और उसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का जो बंबई अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज यानी स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। यह पुस्तक गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा करते समय लिखी थी। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में होता है क्या प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। अभी देखा यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था, पता नहीं कौन सा, उसमें प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष से लंगोटी पहनना शुरू किया था। कुछ भी धोती पहनना शुरू किया था। प्रश्न तो देखो, एग्जामिनर जब आपको कोई टॉपिक दे दिया तो उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। हमें आए ना आए वो एक अलग बात है। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 चंपारण बिहार किसान आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। अब एक प्रश्न में कितने प्रश्न क्लियर हो गए। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। यानी ये चीजें आपको बताने का मतलब क्या होगा कि एग्जामिनर 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन डालेगा जो अलग ही होगा, और अलग मतलब वो कैसे उसको कहते हैं, ढीला ढाला प्रश्न होगा। यहाँ आपको ये क्लियर पता है कि चंपारण सत्याग्रह के सफल के बाद गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था, ये राजकुमार शुक्ल ने नहीं कहा था। गांधी जी को पहली बार महात्मा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 को हुआ था। सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, न कि राजकुमार शुक्ल ने। तो ये असत्य हो गया। देख सकते हो आप, गांधी जी को पहली बार महात्मा चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों के कष्टों की मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया था। यानी इसे इसका भी कहीं ना कहीं संबंध है। तो इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखनी। क्लियर हो गया। अगला देखो, बड़े प्रश्न है, थोड़े से आज लेंथी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में असत्य कथन बताना है। यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट में से कुछ असत्य है। देखो कौन कौन से असत्य हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। सही है, कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का अनुयायी बनाने की प्रेरणा दी थी। ये भी सही है। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। ये तीनों ही पॉइंट सही है।
एक वर्ष के भीतर स्वराज्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था। ये ये पॉइंट गलत है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन जिन्ना का है, ये भी गलत है। 4 और 5 दोनों ही गलत है, यानी 5 और 4 दोनों ही गलत है। अब इनमें है क्या, ये तथ्य देखो। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य, ये भीतर मात्रा ये लगेगी, आंदोलन का लक्ष्य था। और यहाँ क्या दिया था कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये लक्ष्य था कि एक भीतर के वर्ष स्वराज्य, बल्कि इसका नहीं था, असहयोग आंदोलन का था जो 1922 में चला। एक और नोट लगा के बात रखना, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था, न कि जिन्ना का था। नोट, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था, जिसका कारण चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी ना 1922 में। उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थान पर जब क्रांतिकारियों ने क्या किया था, पुलिस थाने वगैरह जला दिए थे, हिंसा हुई। तो महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। तो इतना बड़ा असहयोग आंदोलन इन्होंने रोक दिया था, बहुत बड़ा काम किया था। तब इन्होंने कहा था कि मैंने हिमालय जैसी भूल बताया था। तो ये पॉइंट बड़े शानदार है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे निश्चित। लेंथी है लेकिन गजब के प्रश्न है। उस स्वतंत्रता सेनानी उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूं। ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति के सामने झुकता है, केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। क्या कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, क्योंकि शांति चाहिए थे। वो कहते पत्र व्यवहार से हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है, और विपिन चंद्रपाल, वो कहते थे कि इनको भगाओ यहाँ से क्रांति करके, ऐसे नहीं जाएंगे। यानी वो गर्म दल के नेता थे। तो बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूं। फिर भी ये बात किसकी है? ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये बात इन्होंने कह दी महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखो, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा था। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च, इससे एक भी महिला नहीं थी, शुरू किया गया। नोट, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च में मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। अब देखो, ये कथन बड़े गजब के हैं, और एक आधा कथन आराम से आपके पेपर में आएगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा राजकुमारों पर कोई विश्वास नहीं है। ये बात पंडित जवाहरलाल ने कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री थे। देखो तथ्य, देखो सारी चीजें अलग अलग हैं। 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन में इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया था। 1954 में पंचशील सिद्धांत, चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के साथ क्षेत्रीय अखंडता का समझौता किया था, और मैं गुटनिरपेक्षता वाली विदेश नीति। पंचशील का सिद्धांत 1954, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, के दौरान नेहरू को नैनी जेल इलाहाबाद में रखा गया था। 1955 में नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, 1955 में भारत रत्न मिल गया। नेहरू जी की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई थी। पढ़ा ना? एन ऑटोबायोग्राफी यानी टुवर्ड्स फ्रीडम, नेहरू की आत्मकथा थी, 1936 में प्रकाशित हुई। ये सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आती है। पंचशील सिद्धांत है, ये सारे के सारे। सोवियतीय रसिया यानी सोवियतीय संघ 1958 रचना किसकी है? रचना है एक सोवियतीय रसिया, ये रचना किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। देखो तथ्य, जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं देखो। द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में प्रकाशित हुई। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हर डॉटर 1929।
ए बॉन्च ऑफ लेटर 1958। नोट 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिया गया मध्य रात्रि के समय नेहरू का भाषण ट्रस्ट विद डिस्टिनेटी बड़ा प्रसिद्ध। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और लाल किले पर पहली बार जो भाषण दिया था वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री देते हैं हमेशा, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1928 में बारदोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए ही उन्हें पहले बारदोली का सरदार, बारदोली की महिलाओं और बाद में केवल सरदार गांधी द्वारा कहा जाने लगा। इसकी बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यहाँ पे क्या हो रही है? बात हो रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा में संघर्ष हुआ। मरणोपरांत सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष व भारत का विस्मारक कहा जाता है। बिल्कुल, प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखना। उप प्रधानमंत्री, हालांकि उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उप प्रधानमंत्री थे। तो उत्तर आ जाएगा सारे के सारे सत्य हैं। सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद राज्य द्वारा स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने की बजाय जब षड्यंत्र रचा गया तो सरदार पटेल ने कौन से ऑपरेशन चलाकर उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की थी? याद होगा कि भारत के अंदर टोटल लगभग 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। उनमें से 562 को तो बड़ी आसानी से विलय कर दिया, लेकिन 3 की बड़ी समस्या थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 ऐसी रियासत थी जिनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और मशक्कत में क्या हुआ? जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया, जनमत संग्रह से। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से मिलाया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस कार्रवाई की गई थी इस पे। इन तीनों को भी कैसे तैसे करके इनको मिला दिया। अब पुलिस कार्रवाई की गई थी तो सीधी सी बात है कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था पोलो ऑपरेशन। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन पोलो था। क्लियर हो गया? अब देखो, पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया। लो, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, सरदार वल्लभ पटेल ने कहा जड़ ही छोड़ दो, जड़ मिटा दो, पूरे एशिया छोड़ो। सरदार पटेल 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे। सरदार पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 के बाद में बनाया जा रहा है हर साल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो भी कहाँ लगाई गई है? गुजरात के अहमदाबाद लगाई गई है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। 7% थे आपके इंडियन हिस्ट्री के। अब प्रश्न आते हैं आपके पॉलिटिकल के। संसद, प्रधानमंत्री जो टॉपिक है, यानी टॉपिक आपको दिया जाता है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें पूरा सिलेबस है, कंटेंट और करंट की पीडीएफ, करंट का जीके, करंट आपको फ्री मिलेगा और कहीं से लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करने हैं और यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त में से असत्य कौन सा है? अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 85 संसद के 70 17 और विघटन के लिए है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में SC और ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीट में से 10 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है। ये गलत है भाई, ये गलत है सरासर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें SC ST के लिए, ये गलत है। क्या गलत है? अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो 25 सीटें उसमें 4 सीटें हैं SC की और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति की, तो टोटल 7 ही होती है, 10 नहीं होती। अब तथ्य देखो, लोकसभा की कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये ध्यान रखना। कुल लोकसभा की 84 सीटें SC के लिए आरक्षित है, यानी 131 में से 84 किसकी है? अनुसूचित जाति की, SC की। जबकि 47 सीटें स्पेशल आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति यानी ST की। और राजस्थान की 25 में से SC की 4 है, ST की 3 है। अगला प्रश्न देखो,
और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो मुझे बताना पड़ता है बार बार, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, सर आपकी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सर कौन सी चल रही है क्या। इसलिए मैं यूट्यूब पे क्लास लेकर रहा हूँ ताकि कोई भी विद्यार्थी को संशय न हो कि क्वेश्चन टेस्ट में कैसे डाले जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन कौन सा क्या डाल रहा है, पूरी संशय आप कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। इसलिए नवीनतम और पूर्णतः नवीन टेस्ट रीट है नए जिलों के हिसाब से मैं आपको दे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन नहीं है का चुनाव करो। निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन नहीं है का विचार करो। देखो अनुच्छेद 86 क्या कहता है कि सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। बिल्कुल, अभिभाषण का मतलब क्या होता है, एक होता है भाषण, तब विवेक से अपने कुछ भी बोल दिया वो भाषण होता है। अभिभाषण होता है लिखा हुआ पढ़ना, वो अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 88 में संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार होते हैं। और अनुच्छेद 89 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 89 नहीं, अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जबकि 89 के अंदर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। तो बात आती है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला अभी राजस्थान में 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी 17वीं लोकसभा चल रही है। ओम बिरला जो अपने राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। और राज्यसभा की बात करें, देखो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापतित्व और उपसभापतित्व का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है, ठीक है। लोकसभा उन्हीं सदस्यों में, और हमेशा वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेते, वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। 5 वर्ष होता है वैसे तो, और बीच में अपने समझौते से वो अलग अलग कर लेते हैं, अलग बात है। लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, और फिर नई सरकार बनती है, नया विधानसभा चुनाव होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर वो बन जाता है और फिर सदस्यों को नियुक्ति दिला देता है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो ये सही तब भी जो ही कर पाता है जो अच्छे तरीके से पढ़ पाता है इन चीजों। अनुच्छेद 79 संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 82 लोकसभा अध्यक्ष का पद है। अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 82 के अंदर नहीं है, 93 के अंदर है, जबकि अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग का उल्लेख है। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का उल्लेख, ठीक है, अकॉर्डिंग सीटें वगैरह तय होती है। गठन परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से होता है। अध्यक्ष भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। कार्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करना इसका काम होता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 1952 में हुआ था, फिर 1962 में हुआ, 1972 और अब वर्तमान में 2002 का परिसीमन आयोग है। कब का? 2002 का परिसीमन आयोग है। क्लियर हो गया। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का संविधान 5 वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं, ये गलत है। एक वर्ष में तीनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है। देखो संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो अभी 1 फरवरी को बजट आया था, उसके बाद में मानसून, अब ग्रीष्मकालीन सत्र आएगा, फिर आएगा शीतकालीन सत्र। साल में 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। और पीछे देखो क्या लिखा है, कम से कम 3 सत्रों का प्रावधान है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान 5 वर्ष में संसद के तीनों सत्र, 5 वर्ष में नहीं, 1 वर्ष के अंदर। ये पॉइंट गलत है, ये इतना सही है, लेकिन यहाँ पॉइंट गलत है। अब सोच समझ के जिसने टेस्ट दिया तो यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहा जाता है। कहा जाता है साइन। देखो स्थगित करता है अध्यक्ष,
सदगन स्थगित करना ये अध्यक्ष का काम है। सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य से संबंधित सत्य कथनीय। लोकसभा अध्यक्ष के कौन से कार्य ऐसे हैं जिनमें असत्य है? देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वित्त विधेयक का मामला होता है वो लोकसभा में ही पावरफुल होती है और लोकसभा में पेश होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर हो जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है तथा संचालन के लिए नियम व विधियां बनाता है। बिल्कुल, संचालन नियम समिति जो होती है खुद लोकसभा का अध्यक्ष उसका सभापति होता है पदेन। लोकसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। बिल्कुल, जब कोई दल बदल का काम होता है तो उसको अयोग्य घोषित करने का काम अध्यक्ष का होता है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता, ये गलत है। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, तो यहाँ गलत है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट असत्य हो गया। अब देखो, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति को। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जब मत बराबर हो जाए उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। निर्णायक मत का भी प्रयोग कर सकता है। कोरम गणपूर्ति 1/10 पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित भी कर सकता है, क्योंकि इतनी तो 1/10 कोरम तो होती है गणपूर्ति। लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये चीज अपने राजस्थान में पढ़ते हैं, वही सेम वही है। वहां संसद है, यहाँ विधानसभा विधानमंडल है। सेम एकदम कंडीशन है राजस्थान और इंडिया की। बस समझने वाली बात है कि क्या चेंज होता है, क्या फर्क होता है, क्या चीजें हैं, बस इन तरीका सिस्टम वही है। ये तो हो गए। अब 12% में से 5 आपके पॉलिटिकल के आगे। अब बात है राजस्थान की, जिसमें टॉपिक त्योहार मेले। ये सबसे पहले आते हैं कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तीज को। कृष्णा तृतीय को बनाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। जबकि जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज जिसको हम बनाते हैं सावन महीने में, सावन शुक्ल तीज। हमारे राजस्थान में त्योहारों का जो आगमन होता है वो सावन शुक्ल तीज से, छोटी तीज से होता है, और समापन होता है गणगौर से। क्लियर है? इनमें में से कौन सा त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं बनाया जाता? इनमें से देखो कौन सा त्योहार है वो भादवे के महीने में नहीं बनाया जाता? गोगा नवमी बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, आती है ना। आंवला नवमी आती है और शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को नहीं है, अश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा को। तो ये दोनों है ना, ये दोनों, ये भादवे के महीने में, तो ये 14 को आती है। ठीक है, ये आंवला नवमी आती है कार्तिक महीने में। कौन से महीने में? कार्तिक महीने में। और शरद पूर्णिमा आती है अश्विन महीने में पूर्णिमा को। तो डी और डी गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, वैसे सीधा पूछे गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और उदयपुर की है। गुलाबी गणगौर पूछे तो नाथ द्वारा की है। बिना ईसर की गौर पूछे, बिना ईसर की गौर पूछे तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछे कि उदयपुर और जोधपुर, इन दोनों की दिंगा गणगौर प्रसिद्ध है। कौन सी? दिंगा गणगौर, दिंगा गणगौर है प्रसिद्ध। ठीक, निम्नलिखित सूची उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। एक टॉपिक आपकी किसान आंदोलन था। पिछले में शायद 1857 की क्रांति थी, अब की बार किसान आंदोलन। इनमें में से उनका नाम लिखो जो किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास ने, बिल्कुल। प्रथम नेतृत्व इनका ही था। प्रथम चरण का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। विजय सिंह सेकंड चरण का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा थर्ड चरण का नेतृत्व किया। नारायण जी पटेल, नाम सुना है? ठाकर जी पटेल और नारायण जी पटेल, इन दोनों को बिजोलिया की जो शिकायतें थी, 83 प्रकार के कर लगते थे, उनके लिए फतेह सिंह के पास भेजा था, वो इनका संबंध है। तो ये सारे सही है। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन चला था 1897 से लेकर 1941 तक। और किसके क्यों चला था? लाग बाग करों के विरुद्ध चला था। यहाँ पे 84 प्रकार के कर लगते थे और यहाँ सबसे ज्यादा धाकड़ जाती थी। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है।
साधु सीताराम जो दास है उन्होंने पहले चरण का नेतृत्व किया 1897 से लेकर 1916 तक। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने 1916 से 1927 और तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा ने 1927 से लेकर 1941 और फिर समझौता हो जाता है और 1941 में सबसे लंबा 44 साल ये चलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कांगड़ा कांड का संबंध है बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से। कांगड़ा कांड का संबंध है बीकानेर से। आपसे पूछे डाबी कांड, डाबी कांड हुआ था जोधपुर राज्य में। डाबी जिसको कहते हैं, डाबी तो हुआ था बूंदी में, डाबी कांड हुआ बूंदी में। डाबड़ा कांड हुआ था जोधपुर रियासत डिडवाना के अंदर हुआ था। और शेखावटी क्षेत्र में कुंदन गांव हत्याकांड, कुंदन गांव हत्याकांड, क्योंकि उस समय किसानों ने आंदोलन किए, अंग्रेजों ने गोलियां चला चला के किसानों को आंदोलनों को कुचलने का काम किया। 1841 में गठित मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? देखो पहले अंग्रेजों ने जनजाति जो लोग थे उनको अलग अलग थलग करने के लिए अलग अलग बटालियन बनाई थी। तो 1841 में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया था। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर को रखा गया था। ठीक है। अजमेर नसीराबाद क्यों प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 18 मई को हुई थी। देवली टोंक के अंदर 5 जून 1857 को क्रांति हुई थी। ये दो ऐसी छावनी थी, टोटल 6 छावनियों में से 2 ऐसी छावनी थी, खेरवाड़ा और ब्यावर। यहाँ किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? आरपीएससी खास करके इन प्रश्नों को पूछती है। ये दो बड़ी फेमस खान है और दोनों की दोनों तांबड़ा की है। किसकी है? तांबड़ा की। देखो तांबड़ा जिसको गार्नेट भी कहते हैं, तांबड़ा यानी जेम वेराइटी उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब जहाँ सारा राजस्थान में ही होता है। लाल व गहरे कत्थई रंग का यह खनिज फिरोजा, लाल मणि, रक्तमणि के नाम से जाना जाता है। हो सकता है एग्जामिनर सीधा ही प्रश्न दे दे कि लाल मणि फिरोजा किसको कहते हैं, रक्तमणि तांबड़ा को। यह पारदर्शी खनिज है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। इसमें लोहा व एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये मिलता है टोंक के राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, गांवरी और देवखोड़ा में। अजमेर के सरवाड़, बांदनवाड़ा, खरखरी में। भीलवाड़ा के गोकुलपुरा, कमलपुरा, ददिया, बलिया। बस ये नहीं पूछे जाते, सिर्फ 2 ही। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, जनकपुरा, राजमहल और सरवाड़। तीसरा ऑप्शन नहीं आता। जब भी आएगा ये साथ में आएंगे। अगला, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC के बारे में सत्य कथन बताइए। के बारे में सत्य कथन। देखो इसकी स्थापना सितंबर 1979 को हुई थी, बिल्कुल सही है। फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड RSMML में कर दिया गया। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 उदयपुर में हुई। उपयुक्त सभी सत्य। रोज डेली में करंट की क्लास आती है, राजस्थान करंट की, शायद आप देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो भी देखना शुरू कर दें। अभी बरसिंहसर बीकानेर के अंदर, बरसिंहसर बीकानेर ने अभी इस राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड और जो नेवेली कॉरपोरेशन है उन दोनों के समझौते से बरसिंहसर में 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट बनेगा। तो ये आजकल करंट में किसी के साथ समझौता वगैरह होता है तब एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है? अब देखो कितनी बातें आ गई इसमें। अधात्विक और अलोह खनिज नहीं है। देख लो कि अधात्विक भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब धात्विक होना चाहिए। और अलोह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लोहा, लोहा होना चाहिए उसमें। वो खनिज कौन सा है? एक बार इस प्रश्न पे मुझे लगता है भी जिसने ढंग से पढ़ के टेस्ट दिया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। जो चीज नहीं में दे रखी है उसको हाँ में बदल लो, उत्तर आ जाएगा। देखो ये कह रहा है भी अधात्विक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब धात्विक होगा वो। ये कह रहा है कि अलोह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो कह रहा है भी लोहा होना चाहिए। तो दोनों देख लो, यानी धातु भी होनी चाहिए और लगभग धातुओं से उसमें लोहा होगा, लगभग, सारों में नहीं लगभग। तो देखो तांबा बेराइट, अब तांबे के अंदर लोहा मिला लोगे क्या? नहीं मिलाओगे, धातु एक, लेकिन तांबे में लोहा मिला लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? खोटी हो जाएगा। नहीं जहाँ का नहीं खोटी हो, तीसरा जस्ता आगे इसने दिया नहीं, इसमें लोहे नहीं है। तो निकल और कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सारे इसके अंदर लोहे होते हैं। अब देखो किस किस में। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है लोहा धात्विक खनिज, यानी ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे खुद लोहा ऐसक हो गया,
मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया। ठीक है। अलोहा, देखो धात्विक भी होते हैं और अलोहा भी होते हैं, उनमें लोहा नहीं पाया जाता। देखो तांबा, सीसा जस्ता, अब सीसे जस्ते के साथ हमेशा चांदी निकलती है। इतना तो कन्फर्म कर लो कि सोना चांदी और तांबा और पित्तल, ठीक है पित्तल दिया नहीं है, सोना चांदी तांबा, इनमें अगर हम लोहा मिला देंगे तो वो खोटी ओसी को नहीं हुआ। सुनारों के पास जाते हैं, एक तो सोना होता है 60,000, 60,000 रुपये तोला, एक अपने 50 रुपये में दे देते हैं, इतना देते हैं, कारण कि उसमें सिर्फ हल्की फुल्की कोई नाम मात्र की परत होती है, बाकी सारा लोहार ये होता है खोटी, जो तो बिन खोटियों का। तो ये समझ लो तांबा, शीशा जस्ता, सोना और चांदी, इसमें तो लोहा होगा ही नहीं, धात्विक है। बॉक्साइट, बेराइट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, विस्मित आदि। आजकल प्लेटिनम की, एल्यूमिनियम की चीजें आती है ना, अगर उसमें लोहा मिला दोगे तो जंग लग जाएगा। और आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम प्लेटिनम की जहाजें बनी होती है, पानी के अंदर कितनी चलती है, जंग नहीं लगती, कारण कि इसमें लोहा नहीं होता। आजकल एल्यूमिनियम की लगभग चीजें आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऐसे थोड़ा सा इनको देख के याद किया करो, अपने आप चीजें याद रह जाती है, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का युगम कौन सा है? परंपरागत का मतलब जो परंपरा से आ रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। अगर आज की बात मैं बात करूं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये आज की बात है। अब ये मत सोचो कि सूरज तो पहले था, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, कड़ी थारे दिमाग में आज है। वो बात तब की है। तो सूर्य पहले भी था, हवा पहले भी चलती थी, कचरा पहले भी मिलता था, पशु पहले भी थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। इसका मतलब परंपरा से हमारे पास सिर्फ कोयला था, जल विद्युत था, प्राकृतिक गैस थी, था कि नहीं था? बस ऐसे याद रखो इनको। देखो पहला ऑप्शन है कोयला, जल विद्युत शक्ति, बायोगैस। बायोगैस ताजा है। खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, अणु शक्ति, बिल्कुल सही है। अणु शक्ति कभी दिमाग में ना आए ना, तो बेजा इसने याद रखना कि 70 साल पहले अमेरिका ने जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए थे, वो परमाणु बम थे। आज से 70 साल पहले, इसका मतलब परंपरागत से आ रहा है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, बायोगैस आ गया, ऑप्शन कट गया। कोयला, खनिज तेल, सौर ऊर्जा आ गया, ऑप्शन कट गया, उत्तर आ जाएगा खनिज। ऐसे याद रखना है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र में वर्तमान में कुल क्षमता कितनी है? सूरतगढ़ की, सूरतगढ़ का अंदर एक गांव है ठुकराना गांव, वहां पे ये संयंत्र है, ठुकराना गांव। ठीक है, ठुकराना गांव के अंदर वर्तमान में 8 इकाई चल रही है। कितनी? वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता अगर किसी की है तो वो सूरतगढ़ की है। ठीक है, टोटल 2820 मेगावाट, 2820 मेगावाट। देखो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ठुकराना गांव सूरतगढ़ में है। ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी इसे कहा जाता है। इसमें लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तीसरी और चौथी इकाई में तरल ईंधन का प्रयोग भी शुरू किया गया है। पानी की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से होती है। परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट है। कुल 8 इकाइयां कार्यरत है। कितनी? 8 इकाइयां कार्यरत है। अब प्रश्न आगे, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया तो भारत की संसद के द्वारा किया गया। आसान से प्रश्न है। देखो ये रीट में भी है, हर एक पेपर में आजकल ये प्रश्न आएंगे, और नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग अब पूरे देश में काम हो रहा है, तो वहां से भी प्रश्न आएंगे। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2019 भारतीय संसद में पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय, 39 धाराएं और एक अनुसूची को जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अध्याय 2 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की धारा नहीं है। 2 के अंदर कौन सी धारा नहीं है? 2 के अंदर कौन सी धारा नहीं, ये बताना आपको। तो कौन सी धारा नहीं है? देखो धारा 3 ये कहती है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। धारा 4 कहती है कि ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उनके लिए विशेष उपबंध है, ये भी सही है। धारा 5 अन्य विद्यालय में सदांतरण का अधिकार है, ये भी सही है। धारा 6 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का विद्यालय स्थापित करने का करते हैं। धारा 6 तो सही है, लेकिन धारा 2 में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि धारा 2 में 3 से 5 ही है, 3 4 5 तीन ही धाराएं हैं, छठी इसके तो नहीं। ये अध्याय तीसरे में है। ठीक है,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अध्याय 2 3 से 5 अध्यायों का विवरण है। धारा 6 से 11 जो है वो अध्याय 3 के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अध्याय 1 में धारा 1 व 2 है। अध्याय 1 में धारा 1 व 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विवरण और प्रारंभ है और धारा 2 में परिभाषाएं। शिक्षा का अधिकार कानून के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? जिम्मेवारियों का वर्णन है अध्याय 4 के अंदर। ठीक है, अध्याय 4 के अंदर है। आरटी एक्ट 2009 की धाराओं से संबंधित असत्य कथन। तो देखो, सोचने विचारने में आपको खूब सारे प्रश्न मिले, आपको पता भी लगा भी क्या चीज है क्या नहीं। क्या कह रहा है कि धाराओं से संबंधित असत्य बताओ। अब इनमें से एक असत्य है, एक पॉइंट है जो असत्य है। देखो क्या है। धारा 15 कहती है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। धारा 16 ये कहती है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है, ये भी सही है। धारा 17 बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, ये भी सही है। और धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्रायित किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। धारा 21 परिभाषाएं, ये गलत है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है, एसएमसी है, तो उत्तर आ जाएगा केवल 5 गलत है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, और धारा 25 है शिक्षक और छात्र अनुपात। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? कौन सी है? तो वो है SIERT। SIERT, ठीक है, कौन सी है? SIERT। देखो, अध्याय 5 में धारा 29 और 30 है। 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है। 30 में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र है। नोट याद रखना कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना द्वारा तय किए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी और संख्या के निर्देशन में तैयार होगी। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ऐसे शैक्षिक प्राधिकारी या संख्या संस्था का जो नाम होगा वो होगा RSCERT या SIERT, जिसका मुख्यालय है उदयपुर केंद्र है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर केंद्र। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो धारा 10। धारा 10 देखो क्या कह रही है। अध्याय 3 क्या कह रहा है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है। धारा 3 में अध्याय 3 में धारा 6 से 11 है। 6 में यह कहती है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। धारा 27 वित्तीय व अन्य उत्तराधिकारी में हिस्सा बांटना है। धारा 8 समुचित सरकार की कर्तव्य है। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। धारा 10 माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है। और धारा 11 समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्थित करना है। सर्व शिक्षा अभियान SSA कब से संचालित है? सर्व शिक्षा अभियान SSA कब से संचालित है? तो कब से संचालित है? सन 2000 से। कब से? 2 से, यानी सर्व शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम है SSA। 16 नवंबर 2000 से संचालित है। उद्देश्य है संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कितनी बार आया हुआ है? हर बार 45। और 45 घंटे ये कार्य वर्क सारा तैयारी को मिला के है, पूरी की पूरी तैयारी को मिला के। ऐसे होता है जैसे कक्षा 1 से 5 कार्य दिवस है, 800 शिक्षण घंटे पूरे साल का प्रति शैक्षणिक वर्ष में। और 6 से 8 का होता है 1000 शिक्षण, 220 कार्य दिवस। ठीक है। रमसा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? रमसा, समसा, रमसार, SSA, ये सारे है ना, ये 2009 में प्रारंभ हुआ था। कब? 2009 में। देखो, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। यह भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 2009 में प्रारंभ हुई और 9-10 में क्रियान्वयन हुआ। इस योजना में 14 से 18 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शामिल किया गया है। इसमें उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शामिल है। इसमें 9 से 12वीं। एक सगुन है, देखो सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे SSA यानी कार्यक्रम की निगरानी के लिए 2017 में लॉन्च किया। यह विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दोबारा नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय, अब ध्यान रखना।
निम्न में से, अब देखो आपके पेपर में मनोविज्ञान जोड़ दी और तुरंत टेस्ट के अंदर मनोविज्ञान आ गई, तुरंत टेस्ट के अंदर मनोविज्ञान आपको दे दी गई है भाई। देखो इसलिए कह रहा हूँ अभ्यास करो, बार बार मेहनत करो, सफल आप होंगे। आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार रखो, लेकिन फर्स्ट पेपर पर पूरा ध्यान रखो। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, क्लिनिकल आता है, असामान्य आता है, जबकि राजनीतिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। क्या क्या आता है देखो, मनोविज्ञान की शाखाएं सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, समाज, औद्योगिक, बाल, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, पशु, निदानात्मक, उपचारात्मक, परा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये सारे पढ़ते हो आप, पढ़ते हो ना? ये उल्टा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये एनिमल अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा रख रख लिखा है, ठीक है। एनिमल है आ गया आपका पशु विज्ञान में, क्लिनिकल आ गया इसमें उपचारात्मक में, और पेरा आ गया परा, ये परा इसके अंदर आ गया। ये थोड़ी सी इंग्लिश मीडियम वाली गलती है यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर असत्य बताओ। एक आधा शिक्षा मनोविज्ञान की बात है तो एक आधा प्रश्न है भी तथ्य से, यानी इनसे आएगा प्रश्न। पॉल सैनिक कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, ये पॉल सैनिक कहते हैं। स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों और खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पील कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों को वर्णन करता है। तो ये बात पील नहीं कहते, ये बात क्रो एंड क्रो कहता है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो का गंतव्य है। पील ये बात नहीं कहता, पील तो ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है, ठीक है। और स्किनर क्या कहता है? स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में सत्य कथन बताओ। किशोरावस्था की क्या विशेषता है? देखो देखो, चौमुखी विकास और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बिल्कुल। विचारों और संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। नेतृत्व और विधायकता का विकास होता है। दिव्य स्वप्न की प्रवृत्ति और कल्पना का बाहुल्य होता है। काम भावना का विकास और वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट सही, ठीक है। देखो इसमें किल पैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव और तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। आंधी तूफान का दूसरा नाम किशोरावस्था है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। मान लो किशोरावस्था शेषावस्था में जैसे सोच लिया, बच्चे को पता ही नहीं होता, जिस साइड चला गया चला गया। किशोरावस्था भी वो तूफान है। अब किशोरावस्था में जो सोच लिया, जैसी लत लग गई, जैसा सिस्टम जिस दिशा में चला गया, वो होता है। तो एक खतरनाक काल है संघर्ष का। किशोर समय के लिए एक समस्या होता है, ये कथन किसका? वास्तव में समस्या होता है। आज की कड़ी में ना, पहले मानते थे कि पता नहीं उन्होंने कैसे साइकोलॉजी बनाई है, और अब ये पता लगने लग गया। कल परसों, कल की बात है, आपने एक बच्ची को, 9वीं क्लास की बच्ची है, उस बच्ची को आपने देखा होगा, उसको वो यानी सरकार के द्वारा जो मोबाइल मुफ्त में दिया गया था 9वीं से 12वीं, वो बच्ची मतलब क्या चलाती थी? मोबाइल चलाती, एनी टाइम मोबाइल चलाती थी। अब घर वालों ने उसको डांटा तो उसने फांसी ले ली। और देखो कारण, यानी पिछले 4-5 दिनों से वो विद्यालय जाने में से मना करने लगी, बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं मोबाइल चलाऊंगी। और मोबाइल की लत आप भी जानते हो सारे, जो नहीं चलाता वो नहीं चलाता, और जो चलाने लग गया वो कुछ नहीं छोड़ता। जब तक वो नींद आती नहीं है, मोबाइल हाथों से गिरता नहीं है ना उसके, तब तक मोबाइल को नहीं छोड़ता। चाहे वो दिन और रात सारा दिन जो आंखें होती है मसलता रहता है, दवाई डालता रहता है, चश्मे लगाते रहता है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ता। ये कंडीशन वास्तव में है कि किशोर समय के लिए एक समस्या है, और वास्तव में समस्या होती जा रही है। ये बात किसने कही थी? ये बात हरलोक ने कही थी। किसने? हरलोक ने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये विकास कौन सा है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये विकास कौन सा है? मानसिक विकास। कौन सा? मानसिक विकास। देखो, मानसिक क्रियाओं में निम्न मानसिक क्रियाएं शामिल है: संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष, चिंतन, तर्क, स्मृति, विस्मृति, समस्या समाधान और कल्पना। ये सारे के सारे मानसिक क्रियाओं के भाग।
अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो क्या जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? अब देखो, मनोसाइकोलॉजिकल जो विद्वान है वो बहुत है, अलग अलग बात सबने अलग अलग कही है। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर, रूढ़िगत पूर्वावस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज कार्यकाल 4 से 10 वर्ष का होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। परंपरागत स्तर, औपचारिक स्तर, रूढ़िगत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज कार्यकाल 10 से 13 वर्ष की होती है, इसमें सर्वाधिक नैतिकता का विकास होता है। उत्तर औपचारिकता, उत्तर परंपरागत आधारहीन आत्म चेतना अवस्था कार्यकाल होता है 13 से 18 वर्ष, नैतिक सिद्धांतों का इसमें निर्माण होता है। प्रायत नैतिक अवस्था, नैतिक वास्तविकता, हेड्रो नॉनसेंस एज कार्यकाल 2 से 7 वर्ष होता है, दबाव की नैतिक अवस्था होती है 2 से 7, लेकिन ये काल जो होता है वो 2 से 7, इसके अलावा 8 से 11 वर्ष का भी होता है, तो ये गलत है, हो जाएगा। देखो, ये अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा दी गई है। कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति या निष्कासन क्या कहलाता है? कष्टदायक जो आवेग होते हैं और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति या निष्कासन करना क्या कहलाता है? समन कहलाता है। क्या कहलाता है? समन। ठीक है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाओं के प्रत्यक्ष उपाय में शामिल नहीं है। आत्म आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाओं के प्रत्यक्ष उपाय में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? शोधन या उदात्तीकरण शामिल नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारे उदात्तीकरण की आ जाएगी। अब आते हैं अपने करंट के प्रश्न पर। ठीक है, करंट के प्रश्न क्योंकि 10 प्रश्न आने हैं और 10 में से सुबह आप डेली करंट की क्लास ले रहे हो ना, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और जब वैकेंसी आ जाए तब मैं इंडिया वाले भी करवा दूंगा। वैसे प्रताप क्लासेज पे इंडिया करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कोई विद्यार्थी बस वही अपनी 10-15 मिनट की क्लास होती है, प्रताप क्लासेज पे देख लिया करो। प्रताप क्लासेज के ऐप में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। प्रधानमंत्री कौशल योजना 15 जुलाई 2015 को चली थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कब गठित किया गया था? क्योंकि टॉपिक ही आपके राष्ट्रीय कौशल विकास वाला था, तो इसके संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे दिए गए। इस वर्ष 2008 के अंदर। देखो, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी एक भारतीय गैर लाभकारी कंपनी है जिसे 2008 में गठित किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। केंद्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यह नीति राज्य में कब लागू हुई? केंद्रीय जैव नीति 2018 को लागू की गई, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये लागू हुई थी 10 अगस्त 2019। कब? 10 अगस्त 2019 को। देख लो, 4 सितंबर 2005 को राज्य में जैव ईंधन मिशन का गठन हुआ। राजस्थान जैव ईंधन नीति पहले 2006 में आई थी और राजस्थान जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन 2007 में हुआ था और राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2005 में जैव ईंधन मिशन शुरू किया गया। जैव ईंधन नीति 2006 विकसित करने वाला राज्य पहला राज्य था। फिर इसको 2018 में किया गया और लागू 10 अगस्त 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है और बार बार एग्जामिनर इसको पूछ रहा है। जयपुर ग्रामीण के एक स्थान है बालोजी। अब ये बालोजी कोटपुतली बहरोड में चला गया। कहाँ चला गया? पहले जयपुर में था, कोटपुतली बहरोड में चला गया। ठीक है, किसानों की बंजर भूमि के लिए था ये। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे अनयूएलएम से संबंधित कौन सा कथन सही है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में एक आधा प्रश्न ऐसा पेपर में आएगा। ठीक है, यह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके इस योजना को शुरू किया गया है। यह राज्य के सभी नगरीय निकायों में लागू है। तो सारे के सारे पॉइंट सही। इस योजना के प्रमुख घटक है ही बस रोजगार निर्माण। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था? निम्न में से किस योजना के अंदर? 12वीं पंचवर्षीय योजना।
ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच थी। जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? किसका उपयोग है कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? तो कसावा का, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का, सड़े हुए आलू का, मीठे चुकंदर का। सारे के सारे पॉइंट सही। तो देखो ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में, आप सोचते हैं ये क्या प्रश्न दे दिया। इस प्रकार टॉपिक है ना, वैसे प्रश्न आएंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी ओसोवोग को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय अपने हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा में। निम्न में से कौन सी भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के, देखो इसमें जो ये सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये ऐप के अंदर जब आप सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन देखते हो कौन सा गलत है कौन सा सही है, वहां ये पूरा आ जाता है तथ्य आपके सामने। निम्न में से कौन सी भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है? राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है, राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। सारे के सारे सही। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल है, ये सारी की सारी। ठीक है। और पीटीआई, कोई आरपीएससी यानी पीटीआई की पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई राजस्थान जीके स्पेशल पढ़ना चाहता है, कोई सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी हमारी क्लासें वीडियो कोर्स उपलब्ध है, नानक क्लासेज में आपके जा कर सकते हैं। तो ये थे इस टॉपिक क्वेश्चन। अब जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, वो सारी क्लासें आपको सर करवाएंगे एकदम सोल्यूशन के माध्यम से। आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। चलिए आइए हम अब सॉल्यूशन करते हैं। विज्ञान, गणित और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न आए थे, फर्स्ट ग्रेड आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें जो जो प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहले साइंस के प्रश्न है। उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान सबको पता है कि उत्तक जो विज्ञान होता है वो उत्तकों का ही अध्ययन होता है। इसके अलावा ये सिंपल सा प्रश्न था, इसके अलावा इसका कोई उत्तर नहीं बनने वाला है। तो उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? केवल और केवल उत्तकों का अध्ययन होने वाला है। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्तक विज्ञान। चलिए, साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। देखो स्थायी उत्तक जो होते हैं, एक सरल उत्तक होते हैं, एक स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो साधारण उत्तक जो होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है पेरेन्काइमा, एक का नाम होता है कोलेनकाइमा और एक का नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो 3 प्रकार देख लो कौन कौन से हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो मृत कोशिका कौन सा उत्तक है जिसका निर्माण? तो स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण होता है, स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं, उत्तक जो होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो मृत कोशिका से होता है, क्योंकि ये मृत सेल से बने होते हैं उत्तक। ठीक है, मृत सेल से बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। दो जो होते हैं पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये जीवित कोशिकाओं से बने हुए उत्तक होते हैं। आइए, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य जो होता है वो खाद्यों का संग्रहण होता है, प्लस इसके साथ खनिज का भी होता है। तो हम मुख्यतः खाद्य पदार्थों का संग्रहण ही इसका उत्तर मानेंगे। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से पौधे की उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कोशिका विभाजन में जहां भी नाम आता है तो विभजोतक उत्तक लेना है आपको उत्तर। ठीक है, तो बाकी पेरेन्काइमा, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा ये विभाजन नहीं है, इनमें विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभजोतक उत्तक है। ठीक है, चलिए आइए, सिंपल सिंपल से प्रश्न थे। अब आगे मैथ के 5 साइंस के प्रश्न होंगे। चलिए मैथ के 5 प्रश्न होंगे। एक बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या की 2 गुना है। यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे को बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए इज इक्वल्स टू 2πr/h। ये है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि एक तो ऊंचाई चाहिए, है ना, ऊंचाई चाहिए, उसके बाद में दूसरा क्या चाहिए? त्रिज्या भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पहले से बता रखा है कि ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या की क्या गुनी है? 2 गुना है। तो ऊंचाई मिल जाएगी, अपने को क्या निकालनी है? आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। आधार, बेलन का आधार दे रखा है। अब कोई भी बेलन होता है ना, उसका जो आधार होता है, उसका जो आधार होता है आपको पता है एक वृत्त होता है, और
उसका एक क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल इसने पहले से दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। यानी बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। ए का मान इसने पहले से दे रखा है 154, कुछ नहीं करने जा रहे हम, यहाँ से त्रिज्या का मान निकालने जा रहे हैं। पाई का पाई पड़ा रहने दो, आ इंटू आर स्क्वायर पड़ी रहने दो, पाई इसके बटा में लेके आओ। चलिए आर का मान यहाँ से मैं आर स्क्वायर लिख दूंगा 154 बटा में पाई का मान रखूंगा 22 इंटू में 7। ठीक है, 154 से इसको काटोगे तो 7 इंटू 7 यानी 49। कितना आएगा, 49। आर स्क्वायर का मान 49 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट करेंगे इस 49 का तो कितना आ जाएगा, 7। तो आर का मान 7 आ गया। तो हमें जो डेटा मिल गए हैं वो कौन कौन से डेटा मिले हैं, ध्यान रखिएगा। आर का मान हमें 7 मिल गया, तो बोलो ऊंचाई कितनी है, दोगुनी ऊंचाई है। उसने कहा है त्रिज्या की दोगुनी है, तो त्रिज्या की दोगुनी क्या है, ऊंचाई है। चलिए इस वाले समीकरण में मान रखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, तो 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान 7 इंटू एच का मान कितना, 14। तो यहाँ से इसका आंसर निकालोगे, ये इससे कैंसिल हो गया, 22 14 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 4 चौके 16, यानी ये आंसर बनने वाला है। ठीक है, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और एक, 4 चौके 16 और एक 17, फिर आ जाएगा 44 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये करोगे 6 7 और 4 11, ये 616। तो इसका उत्तर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डाटा से दूसरा डाटा प्राप्त करके हमने इसका आंसर निकाल लिया है। आगे आइए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का आयतन इतना दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठोस बेलन का आयतन दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है, बेलन का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दे रखा है, 231 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लगा है तो आयतन होता है। ठीक है, पाई पाई का पाई पड़ा है। अच्छा, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या को वैसे ही पड़ा रहने दो, इंटू ऊंचाई कितनी है, 6। इन सभी को उठा के इसके नीचे ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा 231 भाग 6 नीचे, इंटू पाई का मान 22, 7 ऊपर, इसका निकाल लेंगे क्या, अंडर रूट। चलिए आर स्क्वायर, चलो अंडर रूट बाद में लगा दूंगे, अंडर रूट को हम बाद में लिख देंगे, अंडर रूट को बाद में लगा देंगे अपने। चलिए एक बार आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर के यहाँ अपने 231, 6 बटा में पाई का मान 22 बटा में 7 ऊपर, यस और नो, इतना कर लोगे ना। ठीक है, अब इसको काटोगे, 6 को 231 से काटोगे ना, तो ये हमारा बनेगा कितना, 231 को पहले 7 से गुना कर दो, 231 को 7 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक डेटा, 7 एकम 7, 7 ये 21 आंसर 2। ठीक है, और फिर 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये हो गया 1617 अपॉन में 6 इंटू 22। ठीक है, तो 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आने वाला है, 6 का भाग लगाओ, चलिए 1617, ये बना ना, 7 एकम 7, 7 ये 21 आंसर 1, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, इसमें 6 का भाग लगाओगे ना, तो 6 दूनी 12, 2 3 4 40, 36, फिर कितना आया 5 57, ठीक है, और फिर 3 30, 269.6 आया। ठीक है, 269.6 भाग कितने का लगा दूंगा अब, 22 का। तो 22 का भाग लगाएंगे ना, तो ये हमारा बनेगा 22 एकम 22, 4 49, 22 दूना 44। ठीक है, 12 पॉइंट, फिर 2, फिर 5। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, किसका मान बन गया, आर स्क्वायर का बन गया। अब आर का मान क्या हो जाएगा, 12.25 का क्या निकाल लो, अंडर रूट। 12.25 का अंडर रूट निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा 3 3 9.5, और फिर इसका निकालोगे तो 0.5, 3.5 आ जाएगा इसका उत्तर। आई कहानी समझ में क्या सभी को। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा 12.25 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो 3.5 आने वाला है। एक गोले की त्रिज्या इतनी इतनी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आ जाओ भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए करते हैं। तो 10.5 का मतलब कितना, 21 का आधा, तो 21 का आधा 2 बार लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 4/22/7 इंटू 21 का आधा, फिर 21 का क्या आधा, ये और नो बोलो। ये इससे क्या होने वाला है, कैंसल आउट। क्या होने वाला है अभी, कैंसल आउट। ठीक है, ये इससे कैंसल आउट होने वाला है। ठीक है, फिर 7 या 21, ये लो 21 या 63 इंटू 22 को करोगे तो हमारे पास है 126 और 126 जोड़ोगे तो 6, 6 2 8 3 1386 इसका उत्तर बनने वाला है। बहुत सिंपल प्रश्न था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए आगे, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होगी, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जितना परसेंटेज बढ़ रहा है उसी हिसाब से फॉर्मूले के अनुसार बढ़ाना है। ठीक है ना। तो आयतन हमेशा क्या होता है, आयतन की अगर बात बताऊं तो आयतन जो होता है वो कितना रहता है, आप सुनिए। आयतन होता है क्या, 4/3 पाई r की क्यूब। गोले का आयतन हमेशा आर की क्यूब में बढ़ेगा, तो मैं v समानुपाती कह सकता हूं आर की क्यूब के। या अगर आप सीधा तरीका लगाओ तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होने वाला, जो चीज बदल रही है केवल उसको उठाओ। तो आयतन किसके अनुसार बदलेगा, त्रिज्या के अनुसार बदलेगा। त्रिज्या में 20% की वृद्धि होगी। मान लो त्रिज्या पहले 10 थी, त्रिज्या पहले 10 थी, तो 10 की स्क्वायर कितनी आ गई, आयतन बन गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना। अब मैं त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दूं तो बोलो 10 में 20% की वृद्धि का मतलब 12, हाँ या ना। अरे 10 में 20% की वृद्धि जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 में 20% की वृद्धि जोड़ने का मतलब होता है 10 का 20% यानी 2, और 10 और 2 12। अब जो नई त्रिज्या निकल के आई वो बोलो किसकी स्क्वायर करूंगा, 12 की क्यूब करूंगा। सॉरी, पहले 10 मानना था, अब क्या कर दूं 12 की क्यूब कर देता हूं। और 12 की क्यूब करूंगा तो 12 12 144, 44 को 12 से दोबारा करोगे तो 12 चौके 48 हंसल 4, 12 चौके 48 और 4 52 हंसल 5, 12 1 12 5 17, 1728 आने वाला है, हाँ यार 1728। तो हमारा नया जो आयतन आएगा वो आएगा 1728। तो मेरे को बताओ आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले कितना था 1000, यस और नो। ठीक है, अब कितना हो गया 1728, तो बोलो कितने की वृद्धि आ गई, 728 की वृद्धि। और 728 की वृद्धि किसके पीछे आई, 100 के पीछे, यानी 72.28% बढ़ चुका है, हाँ है ना। सिंपल सा प्रश्न था, 100 मान के करोगे तो भी होने वाला ही है ही। चलिए आगे आइए। एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या बराबर आयतन है। शंकु का आयतन और गोले का आयतन, गोला और शंकु, इनका जो आयतन है वो बराबर रहने वाला है। इनका जो आयतन है वो बराबर रहने वाला है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हो गया। वो दोनों चीजें बराबर हैं तो पहले मैं कट कर देता हूं, बोलो 3 से 3 कैंसल आउट, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से ये चीज गई, एक आर बच गया। तो हमारे पास मेनली ये बचा 4r बराबर h, ये बचा। उसने कहा है कि एक गोले की बराबर त्रिज्या बराबर आयतन है, तो बराबर त्रिज्या रख दी मैंने। त्रिज्या इसकी दो त्रिज्या से इसकी दो त्रिज्या कट गई, एक त्रिज्या यहाँ बच गई। अब पूछा उसने गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात। ये तो शंकु की ऊंचाई है भाई, ये रही, और ये इधर क्या है, गोले का त्रिज्या दे रखी है। तो व्यास बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि त्रिज्या है, और व्यास बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बोलो ये व्यास बन गया कि नहीं बन गया, बराबर इधर क्या है h, हाँ या ना। ये व्यास बन गया कि नहीं बन गया, बराबर इधर क्या है h। मेरे को बताओ उधर व्यास बनाने के लिए 2 से गुना किया तो इधर से भी 2 से गुना करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या ना। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 2 लगाया तो दोनों तरफ लगाऊंगा ना। इधर तो मैंने अपने को जो चीज मिल रही थी वो हमें मिल गई है, मिल गई कि नहीं मिल गई, क्या मिल गया, बोलो ये क्या है व्यास। तो 4 इंटू व्यास बराबर 2 इंटू ऊंचाई, हाँ या ना। हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ इसको मैं अगर कैंसल आउट करूं, इसको मैं कैंसल आउट करता हूं 2 से, ये करता हूं तो 2 इंटू व्यास d बराबर 1 इंटू ऊंचाई h। बोलो 2:1 बना कि नहीं बना, हाँ या ना।
D/H बराबर 2/1। ये आंसर आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, समझ रहे हो मेरी बात को क्या? आया ना? तो ये हमारा एक प्रश्न और हो गया। चलिए आइए, संजय की आयु ज्ञात कीजिए। रीजनिंग स्टार्ट हो गई है अभी। संजय की आयु ज्ञात करनी है। संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है। अच्छा, संजय की आयु ज्ञात करने के लिए अपने को कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, उसकी पहचान करनी है। पहचान करने के लिए मेरे को बताओ, पहला स्टेटमेंट अकेला आपके पास हो, आप ज्ञात कर सकते हो। संजय की आयु अपने पुत्र राकेश की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो मेरे को बताओ, संजय की आयु याद करने के लिए आपको राकेश की आयु चाहिए। इसमें है क्या? नहीं है। राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है। बड़ा है रितिका से, लेकिन रितिका की पता है क्या? जो 1 वर्ष की है, रितिका 1 वर्ष की है, तो रितिका 1 वर्ष की है, तो राकेश 1 साल बड़ा है। हाँ, है ना? और फिर राकेश से 20 वर्ष संजय की आयु ज्यादा है, तो दोनों स्टेटमेंट ही जरूरी हो गए हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही संजय की आयु ज्ञात करने के लिए चाहिए, मस्ट बी, जरूरी है। एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिए गए प्रदत्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो देखिए, x के कितने पुत्र हैं, ये हमें चाहिए। x के कितने पुत्र हैं, ये हमें चाहिए। p के केवल 2 भाई हैं, e तथा w, ये पहला कथन हो गया। p के 2 भाई हैं, e तथा w, x की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ। q तथा x की अकेली पुत्री p है। q तथा x की अकेली पुत्री कौन है? अकेली इनकी पुत्री है, यानी कि q तथा x की, यानी कि x और q की एक पुत्री है p। ठीक है, p के पास 2 भाई हैं। इस p के पास अकेली पुत्री p है, 2 भाई भाई हैं, 2 भाई e और w है। तो मेरे को बताओ, यहाँ दोनों स्टेटमेंट से ही उसके पुत्र का पता, कितने पुत्र हैं, यानी x की अकेली पुत्री है, यानी p के पास केवल 2 भाई हैं। दोनों स्टेटमेंट से ही हमें पता लगेगा, क्योंकि यहाँ केवल p के भाइयों का जिक्र है, यहाँ केवल इसकी पुत्री का जिक्र है। x का पुत्र दोनों स्टेटमेंट से पता लगेगा कि इसके 2 पुत्र हैं। हाँ, है ना? तो दोनों ही आवश्यक हैं। चलिए आगे आइए। एक प्रश्न तथा दिए गए, वही बात आ गई। 1 ग्राम में कितने चिकित्सक कार्य, 1 ग्राम का मतलब होता है गांव, तो उसमें कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? प्रति 1000 ग्रामीणों पर 1 चिकित्सक है। ठीक है, 1000 के पीछे 1 बंदा डॉक्टर है। गांव में 20 वार्ड हैं, एक गांव में 20 वार्ड हैं, और वार्ड के चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों की संख्या के बराबर है। प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों में, तो 20 ही वार्ड है, तो 20 ही क्या है? डॉक्टर होंगे। हाँ, है ना? तो बताइए, यहाँ डॉक्टरों की संख्या दोनों के लिए ही ज्ञात करना पड़ेगा, यानी गांव में कुल कितने चिकित्सक है, तो दोनों ही एक साथ हमें चाहिए। आगे आइए। कौन से चिन्हों, ये प्रश्न थोड़ा गलत है भाई। ठीक है, यहाँ चिन्ह का भी एक बराबर भी तो देना चाहिए था ना, फिर भी तो पता लगेगा कि कौन से चिन्ह। अच्छा, इसके बराबर में कुछ लिखना था, है ना? वो नहीं दिया गया, इसलिए शायद बोनस मिलेगा आपको, डिलीट होगा। प्लस का अर्थ भाग देना है। ठीक है, यहाँ लिखते जाओ बदल बदल के। 18, दोबारा देखिए 18। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग देना, का अर्थ गुणा करना। यहाँ क्या है? भाग का अर्थ गुणा करना, गुणा का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ जोड़ना। तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ है भाग का अर्थ, भाग का अर्थ है गुणा करना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, प्लस का अर्थ है भाग देना, और गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है घटाओ। तो उत्तर 20 आना चाहिए, यही तो चेक करना है। तो अच्छा, पहले भाग दोगे ना, तो इन दोनों गुणा कर लो। गुणा करने पर इसका उत्तर 20 नहीं आने वाला शायद। ठीक है, यहाँ देखो, प्लस का अर्थ भाग देना है, प्लस का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ 3, भाग का अर्थ क्या है? गुणा करना, 7 गुणा, सॉरी 5, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है घटाव करना, और माइनस का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, ये लो। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है? जोड़ना, ये बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो, 21 माइनस 5 प्लस 2, 21 माइनस 5 प्लस 2 यानी 21 माइनस 3 बराबर 18, यही तो बनेगा। सही है, कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ें आपको स्टेटमेंट में दी गई हैं उसको वैसे के वैसे रखते जाओ, आपका आंसर सही बनने वाला है। बंदूक एक शस्त्र है, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार बताइए। अशुद्धि बतानी है, अशुद्धि बतानी है। बंदूक एक शस्त्र है, शस्त्र का मतलब होता है साथ रखकर चलाई जाने वाली, शस्त्र का मतलब साथ रखकर चलाई जाने वाली। लेकिन हमेशा फर्क समझना भाई, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। ऐसा हथियार जो आगे जाके हिट करे, क्या करे? हिट करे, आगे जाके हिट करे, वो अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र।
ऐसा हथियार जो पास में रखकर हिट करवाया जाता है, आगे वाले को हाथ में ही पकड़ा हुआ है अभी तक और आगे वाले पे वार कर दिया, वो कौन होता है? शस्त्र। तलवार क्या है? शस्त्र में आती है। और बंदूक अस्त्र होती है। बंदूक क्या होती है? अस्त्र होती है। तो यहाँ शस्त्र गलत है, क्योंकि ये आगे जाके हिट कर रही है और आगे जाके हिट जो करती है वो अस्त्र होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जो अनुपयुक्त है। क्या है भाई? अनुपयुक्त है। इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? उपयुक्त लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? उपयुक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि हो गई। चलिए आगे आइए। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। अच्छा, एक मोतियों का हार है, एक फिर मोतियों का हार है। इस एक की जगह अगर ये रख दूं तो सही नहीं बनेगा क्या? क्या उसके गले में एक ही मोती का हार है? नहीं, मोतियों का एक हार है। मोती काफी सारे हैं, हार एक है। तो हार की संख्या के आगे एक लगाना चाहिए था, ये एक यहाँ पे गलत है, यहाँ आएगा हार की जगह। तो बोलो, एक का कर्म भंग हो गया कि नहीं हो गया? एक का कर्म भंग हो गया, इसका मतलब हो गया कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। आया ना? समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आगे आइए। निम्न में से किसकी शुद्ध वर्तनी नहीं की गई? शुद्ध वर्तनी किसकी नहीं की गई? अगर आपने हिंदी संपूर्ण व्याकरण का कोर्स लिया है तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है। मन कामना होती है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग ज्यों का त्यों लगा रहना ही चाहिए। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। आई कहानी समझ में? तो शुद्ध वर्तनी किसकी नहीं की गई है? तो मन कामना की शुद्ध वर्तनी की गई है। मनोभिलाषा की गई है, क्योंकि यहाँ पर मनोधन अभिलाषा, मन धन अभिलाषा है। विसर्ग के बाद जब भी ए आ जाता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, बाद वाले ए का लोप हो जाता है, विसर्ग संधि में बताया होगा। मन अभिलाषा, यहाँ ये गलत है भाई, इसकी शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये अशुद्ध है, क्योंकि मन अभिलाषा नहीं हो सकता। मन कामना जरूर होती है, मन अभिलाषा नहीं, मनोभिलाषा होती है। उसी प्रकार मन कामना होती है, मनोकामना नहीं होती। ध्यान रखना, मन कामना होती है, मनोकामना नहीं होती। उधर से मन अभिलाषा नहीं होती, मनोभिलाषा होती है। हाँ है ना? तो कामना को ओ में नहीं करना, अभिलाषा को ओ में करना है बस। ये व्याकरण रचना के अनुसार शुद्ध शब्द जांचिए। शुद्ध शब्द जांचना है भी। बुद्धिमती बिल्कुल सही है, परीक्षार्थियों गलत है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिनी होता है, ये भी गलत है। श्रीमती सही है। तो यहाँ पे दो सही बनने वाले हैं वैसे। ठीक है, हमेशा जब भी कभी स्त्रीलिंग शब्द आए तो मात्राएं बड़ी लगानी है। श्रीमती के मात्रा बड़ी लगानी है और बुद्धिमती के भी मात्रा लास्ट में क्या लगानी है? बड़ी लगानी है। ये दोनों सही है। परीक्षार्थियों जब भी बहुवचन बनाया जाता है, जब भी बहुवचन बनाया जाता है तो मात्रा अंतिम क्या कर देते हैं? छोटी कर देते हैं। प्रियदर्शिनी है, ये दोनों गलत हैं, ऊपर वाले दोनों सही हैं। ये भी आपके दो आंसर आप यहाँ सही होने वाले हैं। उसके बाद में चलिए आइए, कौन सा हिंदी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध देखना कौन सा है। लिपि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, लिपि ऐसे लिखना चाहिए इसको। ठीक है, मैथिली शरण बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। लिखत गलत है, लिखित ऐसे होना चाहिए, लिखित ऐसे होता है भाई। ठीक है, चिकित्सक गलत है, चिकित्सक होता है, चिकित्सक नहीं होता। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो एक ही सही है, कौन सा? मैथिली शरण आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इंग्लिश वाले आ जाइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रश्न हैं ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके काफ़ी सारे रूल्स हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी वर्ब और सब्जेक्ट का क्या समझौता है, वर्ब किस प्रकार से चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, उसको देखते हैं। तो इन द कॉरिडोर इज वेरी ओल्ड। ठीक है, तो जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। कौन से फॉर्म में रहती है? सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म का मतलब लास्ट में ऐसा नहीं लगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर कौन सी है? द फर्नीचर, ये सिंगुलर, सॉरी लास्ट में एस जो लगा है ना, द फर्नीचर्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर जो फॉर्म होती है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म ये है। ठीक है, द फर्नीचर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बात कीजिए। ए गुड डील आल्सो इन द स्पेसिस ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो गुड डील वही बात है, सिंगुलर फॉर्म, तो ये डिपेंड्स हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए आगे आइए। द काउ एज वेल एज, जब भी कोई दो सब्जेक्ट, जब भी कभी दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े होते हैं, तो एज वेल एज के साथ जब भी कोई सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब फर्स्ट वाले के सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। बोलो क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, दो ये एज वेल एज हॉर्स, दो काउ हॉर्स, तो यहाँ पर द काउ के लिए सिंगुलर आएगी तो इज फीडिंग। ठीक है,
और अगर हॉर्स आता तो वो, अगर इसके अनुसार हॉर्स के अनुसार करते तो ये हो जाता, लेकिन इज फीडिंग आएगा यहाँ पे। आई कहानी समझ में? फिर वही बात, ब्रोदर्स ये प्लूरल नाउन है, राम सिंगुलर नाउन है, दोनों के बीच में एज वेल एज आया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि राम के अनुसार ही क्या होती है, वर्ब लगानी है। राम के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। राम के अनुसार यानी फर्स्ट वाले पर्सन के अनुसार, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज की जाती है, वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे राम तो आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नाउन। एवरीथिंग इन द फैमिली, जब भी कोई एवरीवन आता है, कोई भी फैमिली में जब भी एवरीवन है यानी पूरी फैमिली की बात हो, चाहे फैमिली का कोई स्पेसिफिक पर्सन बता रहा है कि बीन क्वेश्चन अबाउट द थेफ्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरीवन के लिए सिंगुलर फॉर्म हैज यूज करते हैं। आया ना? चलिए, ये हमारे इंग्लिश के भी प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। आपको सॉल्यूशन जितने भी थे यहाँ पे सभी का करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी प्रकार के सॉल्यूशन, रीजनिंग का, मैथ का, ठीक है, आपने देख लिया है। हाँ, मैं हिंदी व्याकरण की बात करना चाह रहा था। अगर हिंदी व्याकरण का आपका पॉइंट बहुत ही लूज है, हिंदी व्याकरण बहुत ही लूज है, ठीक है, तो आप जाके नानक क्लासेज ऐप पर, कहाँ पर भाई, नानक क्लासेज, जहां आप रोजाना क्या देते हो, टेस्ट, ठीक है। नानक क्लासेज ऐप पर एक कोर्स है बहुत ही शानदार जिसका नाम है संपूर्ण हिंदी व्याकरण। संपूर्ण का मतलब संपूर्ण ही है वो, ठीक है, और अपने आप में भी संपूर्ण है। अगर आप लगाओगे तो आप भी परिपूर्ण या संपूर्ण हो जाओगे हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए, आप संपूर्ण नानक क्लासेस का एक कोर्स है, बहुत ही कम दाम में आपको वहां उपलब्ध करवाया जा रहा है। सारे ऑल टॉपिक यानी टोटल सभी के सभी जो टॉपिक हैं वहां पर दिए जा चुके हैं, ठीक है, विद क्लासेस। लगभग 70+ घंटों की एक कोर्स है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लासेस हैं, पीडीएफ हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। कहाँ पर, नानक क्लासेज ऐप में संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स, शिक्षण विधियों सहित, जहाँ पर भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जहाँ पर भी हिंदी है और उसकी शिक्षण विधियाँ हैं, वहाँ पर ये कोर्स आपका कारगर सिद्ध होगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। चलिए, आज आप जाके देख सकते हैं उस कोर्स को, ठीक है। हमारा जो ये सॉल्यूशन था टेस्ट का वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।